अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कंटिन्यू हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन 15.8 से। चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू हैं। आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 15.8। पूछा गया है, हाउ वुड यू पोजिशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। सबसे पहले तो हम यहां पे रेफरेंस देंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए रिलेशन देता है। हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस ऑफ थीटा के इक्वल है। सो E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑपरेटर है, इसे हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। ये बन जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। यहाँ पे चूंकि हमें ये बात बताई गई है कि एक फ्लैट लूप ऑफ वायर है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स 1 है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, सो डेल्टा बी आना है और वो 0 के इक्वल नहीं है। अब अगर एक फ्लैट लूप ऑफ वायर है तो उसका एरिया भी तो कुछ ना कुछ होगा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और हमें यहाँ पे क्या बताना है कि हम उसको पोजीशन किस तरह से करेंगे, उसकी ओरिएंटेशन किस तरह से बनाएंगे, और यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज करने की बात नहीं की गई। सो कॉस थीटा की वैल्यू जो भी है इसे हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। इस वजह से जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा बी ए बाय डेल्टा टी। ये टर्म चेंजिंग की है, बाकी टर्म्स ए कॉस थीटा और एन वो कांस्टेंट हैं। सो अब हमने क्या करना है कि किसी तरीके से यहाँ पे cos थीटा को 0 कर देना है। सो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 0 ओनली व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, दैट मीन्स 90 डिग्री। इस बात का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हम इस तरीके से कोई फ्लैट लूप ऑफ वायर प्लेस कर देते हैं जिसका नॉर्मल इस तरीके से अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है और ये उसका एरिया स्केलर है, अगर हम एरिया स्केलर और नॉर्मल टू द एरिया को मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर एरिया मिलता है। अगर हम इसको इस तरह से ओरिएंट करें कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एरिया उसके साथ पैरेलल हो और इसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में अगर यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी इस तरह से, तो चूंकि यहाँ पे कोई फ्लक्स इस एरिया में से तो पास कर नहीं रहा, तो इस वजह से यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। और थोड़ी देर बाद जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो अगेन चूंकि इस एरिया में से तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर नहीं रहा, इस वजह से इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर हम ये काम करें कि एरिया इस तरह से प्लेस कर दें कि जो उसका नॉर्मल है वो हमारी तरफ पॉइंट आउट कर रहा हो और यहाँ पे अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से इसमें से पास कर रही हो और इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हो। इंक्रीज करने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ जाए और डिक्रीज करने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम होती चली जाए। तो चूंकि अगेन इस एरिया में से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही तो ईएमएफ इंड्यूस 0 होगी। लेकिन अगर हम एरिया को इस तरह से पोजिशन करें कि इस एरिया का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो इस तरह से, सो अब चूंकि cos थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आनी है और ये 1 हो जाना है, इसलिए जो एक्सप्रेशन है माइनस एन डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इंटू ए और cos थीटा चूंकि 1 हो जाएगा और ये फैक्टर 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए अब ईएमएफ भी इंड्यूस होगी। होगा क्या कि यहाँ पे जैसे ही हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रीजन में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि चूंकि
इस जगह के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ये लूप खुद यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ बना लेगा और राइट हैंड कर्व रूल के मुताबिक इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करेंगी दोबारा इस तरह से, तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सस्टेन या मेंटेन करने के लिए यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और ये लूप इस तरीके से अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा और राइट हैंड कर्व रूल के मुताबिक यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो इस तरह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को आंसर किस तरह से करना है। हम इसको इस तरह से आंसर करेंगे, वी हैव टू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय Faraday's law of electromagnetic induction as given below. E is equal to minus n delta phi by delta t. Since phi is equal to BA cos theta, so E is equal to minus n delta by delta t of BA cos theta. Since only magnetic field is changing, so delta के साथ सिर्फ B वाला फैक्टर आएगा, बाकी फैक्टर्स डेल्टा से बाहर आ जाएंगे। एक्सप्रेशन बन जाएगा E is equal to minus n delta B by delta t into A cos theta. Here n is not equal to 0, change in magnetic field is not equal to 0 and area is also not equal to 0. There is only one possibility left related to the orientation of loop which can make induced EMF 0, that is cos theta is equal to 0 or theta is equal to cos inverse of 0, that is equal to 90 degree, which concludes that if normal to the loop is held perpendicular to the changing magnetic field or plane of the loop is held parallel to the changing magnetic field, then EMF induced in the loop will be 0. Next short question है 15.9. Question है, in a certain region the Earth's magnetic field points vertically down. When a plane flies due north, which wing tip is positively charged? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर हम इस तरीके से इस सर्कल को अर्थ कंसीडर कर लें और यहाँ पे ये हमारा जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इसके अलावा जो इक्वेटर है वो हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, इस बात को कंसीडर कर लें, तो अगर हम यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर कंपास रखेंगे तो कंपास की नीडल किस तरफ पॉइंट आउट करेगी? वो यकीनन इस तरफ पॉइंट आउट करेगी। यहाँ पे प्लेस करेंगे कंपास तो भी ये डायरेक्शन होगी इस नीडल की, और यहाँ पे प्लेस किया जाएगा तो कंपास की नीडल अगेन इस डायरेक्शन में होगी। और हमें ये बात पता है कि कंपास की नीडल खुद से एक छोटी सी बार मैग्नेट की तरह होती है, नॉर्थ और साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किसी भी मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। सो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक मैग्नेट प्लेस करता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेट ऐसा ऐसा खुद को रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन से अलाइन कर लेता है। यही प्रिंसिपल है कंपास का भी। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ पे है वो इस तरह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस हैं यहाँ पे इन एरो से रिप्रेजेंटेड। और इसके अलावा अगर हम दूसरी साइड पे ड्रॉ करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो ये वाली होगी, दैट मीन्स इस तरह से। सो इस बात का मतलब ये हुआ कि हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे कंपास की नॉर्थ नीडल उस तरफ पॉइंट आउट करती है। तो ये जो नॉर्थ पोल है ना, इट इज ओनली जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, वरना एक्चुअली ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नहीं है, ये असल में मैग्नेटिकली साउथ पोल है। और ये जो हमारा जियोग्राफिक साउथ पोल है असल में ये मैग्नेटिकली नॉर्थ पोल है। तो ये आपको नॉलेज काफी एस्टोनिशिंग लगेगा कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाती है कि ये उसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस हैं वो इसके गिर्द इस तरह से बनती हैं कि लेट से ये जो सेंट्रल स्ट्रेट लाइन हम आमतौर पे बनाते हैं वो कंसीडर कर लेते हैं, और जो लाइन जरा सी साइड पे इस तरह से आएंगी वो यूं घूम के लूप कंप्लीट कर रही होंगी इस तरह से, और जो यहाँ पे बनेंगी वो भी इस तरह से यहाँ पे घूमते हुए लूप कंप्लीट कर रही होंगी। सो जब हम यहाँ पे कंपास प्लेस करेंगे तो कंपास किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा? वो ऊपर को पॉइंट आउट कर रहा होगा। इसलिए हम इस साउथ पोल को ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल कह देंगे, और इस पोल को जिस तरफ हमारा कंपास का साउथ पॉइंट आउट कर रहा है उसको ज्योग्राफिक साउथ पोल कह लेंगे। हालांकि मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो इन ज्योग्राफिक पोल्स के साथ मैच नहीं करते, इनके बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि एक एयरक्राफ्ट
नॉर्थ की तरफ फ्लाई कर रहा है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हम सब ये बात जानते हैं, बिल्कुल नॉर्थ पोल पे जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनटू अर्थ या वर्टिकली डाउनवर्ड्स होंगी। और जब हम अपने जियोग्राफिक साउथ पोल पे जाएंगे जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड होगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरीके से अर्थ को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है मैग्नेटिकली, लेकिन जियोग्राफिकली ये नॉर्थ पोल है और जो ये वाला पोल है ये साउथ पोल है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ पोल के ऊपर मौजूद है वो किस तरफ है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरफ मौजूद हैं। और एक एयरक्राफ्ट तकरीबन बिल्कुल इस पॉइंट के करीब फ्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरह से उसके विंग्स बने हुए हैं। तो अब हम इस बात को जरा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाइड शो करना है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से एक एयरक्राफ्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ये एयरक्राफ्ट किस तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है नॉर्थ पोल की तरफ। तो अब हमने ये बताना है कि इसकी कौन से विंग टिप पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और हम ये बात जानते हैं कि अगर इस तरीके से हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं तो अगर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ पॉइंट आउट करे, जाहिर बात है जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल, तो ये जियोग्राफिक ईस्ट और ये जियोग्राफिक वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन। सो अब अगर हम यहाँ पे ये कहें कि इस एयरक्राफ्ट की बॉडी के ऊपर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, तो हमें पता है ये चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका एक्सप्रेशन Q V क्रॉस B होता है, और अगर Q प्लस E के इक्वल हो तो एक्सप्रेशन बन जाता है FB इज इक्वल टू प्लस E V क्रॉस B, और इसका जो डायरेक्शन फार्मूला है वो बन जाता है FB इज इक्वल टू प्लस V यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लें कि लेट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और बोर्ड से बाहर आता हुआ जेड एक्सिस है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन सी डायरेक्शन करेगी, वो नेगेटिव जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। ये होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन और ये होगी नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन। सो अब अगर देखा जाए तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के ऊपर, इसमें वेलोसिटी वाई डायरेक्शन पे है, तो हम लिखेंगे जे हैट। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है तो उसके लिए माइनस के हैट लिखा जाएगा, दैट मीन्स ये बन जाएगा माइनस जे क्रॉस के। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर लें तो क्या होगा कि इस तरीके से सर्कल ड्रॉ होगा और यहाँ पे लिखा जाएगा आई जे और के हैट। सो अगर हम j और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर i हैट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस ऑफ i हैट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स है। सो इस एयरक्राफ्ट की बॉडी के ऊपर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फोर्स की, वो होगी वेस्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स एक्स प्राइम एक्सिस, जिसको हम यहाँ पे वेस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जमा हो जाएंगे इस वेस्ट विंग टिप के ऊपर। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की, तो ये जो एक्सप्रेशन है FB इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस E, दैट मीन्स FB इज इक्वल टू माइनस E V क्रॉस B, और डायरेक्शनल फार्मूला बन जाएगा FB यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस V क्रॉस B। अब अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है नॉर्थ की तरफ, जिसे हमने वाई एक्सिस कहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज अप्लाइड है, दैट मींस माइनस के। अब ये माइनस माइनस प्लस होंगे और j क्रॉस k का आंसर क्या आएगा, वो आएगा i हैट। इस बात का मतलब ये हुआ कि इस एयरक्राफ्ट की बॉडी के ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उन पे मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे जमा हो जाएंगे। हमारे लिए ये दोनों बातें एक्सप्लेन करना लाजमी नहीं है, सिर्फ हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की बात कर लें तो ऑब्वियसली जब वो यहाँ से मूव करके इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये वाला विंग टिप नेगेटिव हो जाएगा, या अगर नेगेटिव चार्जेस यहाँ से फ्लो करते हुए इस तरफ आएंगे तो जो यहाँ पे चार्जेस हैं वो पॉजिटिव ही बनेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो नतीजा क्या होगा कि जो वेस्ट विंग टिप है वो पॉजिटिवली चार्ज और जो ईस्ट विंग टिप है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने डिस्क्राइब कैसे करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जरा इसके आंसर को रीड आउट कर लेते हैं। हम इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखेंगे,
when aircraft is flying due north, it has many charge carriers moving towards north along with the aircraft. If the Earth's magnetic field is pointing vertically downwards in the region where aircraft is flying, the charge carriers will experience a force given by the expression FB is equal to Q V cross B. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो आंसर लिखा है उसमें वेक्टर्स को बोल्ड करके लिखा है. आपने लिखते हुए क्या करना है, वेक्टर साइंस इस तरह से प्लेस करने हैं, क्योंकि बार बार अगर आप इन फैक्टर्स के लिए मार्कर ओपन और क्लोज करोगे, जबकि आपको ये वाले जो साइंस हैं सारे के सारे ये पेन से लिखने हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा. सिंस एयरक्राफ्ट बॉडी इज मेटालिक, सो charge carriers are free electrons, so Q is equal to minus E. The above expression becomes FB is equal to minus E V cross B. Now apply the right hand rule for vector product. Open fingers of your right hand in the direction of first vector, that is velocity. That means हमने जो चैम्बर यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया था, जिसमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाइड रिप्रेजेंट की थी, और हमने यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट ड्रॉ किया था इस तरह से. इसमें फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी वो किस तरफ था, वो नॉर्थ की तरफ था. तो जो आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इनिशियली ओपन करना है, वो किस तरफ ओपन करना है, वो पहले वेक्टर वेलोसिटी की तरफ ओपन करना है. नाउ कर्ल देम टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू शॉर्टर ऑफ टू पॉसिबल एंगल्स. आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरफ ओपन करेंगे इस तरह से, और इसके बाद इनको घुमा के किस तरफ ले जाएंगे, इनको घुमा के इनटू द पेज ले जाएंगे. सो आप यहां पे लिखेंगे नाउ स्ट्रेच थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट विंग टिप. तो जो आपका थंब है वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा, वो पॉइंट आउट कर रहा होगा वेस्ट विंग टिप की तरफ. बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स. तो इसका मतलब है यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो इस तरफ फोर्स फील करेंगे, लेकिन मेटालिक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन, यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज टुवर्ड्स ईस्ट विंग टिप. तो जो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स है वो किस तरफ है, वो ईस्ट विंग टिप की तरफ है. सो ईस्ट विंग टिप विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड वेस्ट विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज. चाहे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं है, लेकिन जब इस जगह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए इस एंड पे आ जाएंगे तो ये एंड नेगेटिव और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करने के मेथड्स पढ़ चुके हैं, उनमें एक रूल है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक आपने क्या करना होता है, आपने अपने राइट हैंड की तमाम फिंगर्स को ओपन करना होता है. किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. और जो थंब होता है वो किस तरफ होता है, वो वेलोसिटी या फिर करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, और ये दोनों ही पॉजिटिव या कन्वेंशनल कंसीडर किए जाते हैं. और जो नॉर्मल टू द पाम है वो किस तरफ पॉइंट आउट करती है, वो पॉइंट आउट करती है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में. सो अगेन अगर हम यहाँ पे वही चैम्बर ड्रॉ कर लें इस तरह से कि इस चैम्बर में इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, और जो एयरक्राफ्ट है उसकी वेलोसिटी किस तरफ है, उसकी वेलोसिटी नॉर्थ की डायरेक्शन में है इस तरह से. सो इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो आपका जो थंब है राइट हैंड का वो इस तरफ पॉइंट आउट करेगा. मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इनटू द पेज है तो इस वजह से आपकी राइट हैंड की तमाम फिंगर्स इनटू द पेज, दैट मींस वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट आउट कर रही होंगी. और जो नॉर्मल टू द पाम है वो इस तरफ पॉइंट आउट करेगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के ऊपर लगने वाली फोर्स है, और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के लिए ये फोर्स बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगी. तो इस तरीके से भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट रूल जो कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं वो क्या है, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इस रूल के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को यूटिलाइज करते हो, और वो फिंगर्स कौन कौन सी हैं, वो हैं थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर.
ये तीनों फिंगर्स ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस में होती हैं। सो थंब किस तरफ पॉइंट आउट करता है? थंब पॉइंट आउट करता है मैग्नेटिक फोर्स की तरफ, और जो फर्स्ट फिंगर है वो किस तरफ पॉइंट आउट करती है? वो पॉइंट आउट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दैट मींस बी की डायरेक्शन में। और सेकंड फिंगर किस तरफ पॉइंट आउट करती है? वो वेलोसिटी या फिर करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है, और ये दोनों चीजें पॉजिटिव कंसीडर की जाती हैं, दैट मींस कन्वेंशनल करंट की बात यहाँ पे एक्सप्रेस की जा रही होती है। सो अब अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को एक दूसरे से परपेंडिकुलर ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो पॉइंट आउट करेगी इनटू द पेज, जो सेकंड फिंगर है वो पॉइंट आउट करेगी वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के डायरेक्शन में, और आपका थंब अगेन इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के ऊपर लगने वाली फोर्स है। तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स बिल्कुल ही इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इन दोनों मेथड्स के साथ साथ जो तीसरा मेथड हमने राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लिया है, उनमें से कोई भी एक रूल अप्लाई करके आप यहाँ पे ये कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेस्ट विंग टिप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और ईस्ट विंग टिप जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। आई होप आपको आज के डिस्कशन से आज के जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।